हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास एबीएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंडर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक आईओएस यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारी कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस इश्यूज एंड कंप्लायंस रिस्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डिफाइंस कंप्लायंस इशू। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो कंप्लायंस इशू को डिफाइन करती है। तो सबसे पहले कंप्लायंस इशू का मतलब समझो। कंप्लायंस इशू का सिंपल सा मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ना करना। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती है तो उसकी वजह से कंप्लायंस इशू जो है वो क्रिएट होता है, अराइज होता है। जैसे एग्जांपल पे, हमारे जो बैंक्स हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट रूल होता है कि जब भी कोई नया कस्टमर उनके पास अकाउंट ओपन करवाने के लिए आता है तो बैंक को सबसे पहले कस्टमर की केवाईसी करनी है। उसके बाद ही कस्टमर का जो अकाउंट है वो ओपन किया जाएगा। ठीक है। तो मान के चलो एक बैंक है हमारा, उसके पास नया कस्टमर आया और बैंक ने क्या किया, बिना केवाईसी किए कस्टमर का अकाउंट जो है वो ओपन करवा दिया। तो ये एक तरह का क्या है, यहाँ पर कंप्लायंस इशू है, जो कि इस वजह से क्रिएट हुआ क्योंकि बैंक ने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया। ठीक है। अब इसमें से कौन सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या है, सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एक्सीड लीगल रिक्वायरमेंट। ऐसे सिचुएशन जहां पर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की जो लीगल रिक्वायरमेंट थी उन्होंने ज्यादा ही फुलफिल कर दिया। या फिर केसेस वेयर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन फेल टू कंप्लाई विद लॉज, रेगुलेशन और स्टैंडर्ड। यानी कि ऐसे केसेस जहां पर जो इंडिविजुअल है और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉज को, रेगुलेशंस को, स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते हैं, उनको कंप्लाई करने में फेल हो जाते हैं। या फिर केसेस वेयर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन डेमोन्स्ट्रेट एग्जाम्पलरी एथिकल बिहेवियर। यानी कि ऐसे केसेस जहां पर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का जो एथिकल बिहेवियर है वो काफी आउटस्टैंडिंग रहा है, उनका बिहेवियर काफी अच्छा रहा है। या फिर circumstances where individual organization experience increased profitability। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ऐसे केसेस जहां पर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन लॉज को फॉलो नहीं करते, रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते, वो हमारे यहाँ पर कंप्लायंस इशू जो है वो कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्लायंस इशू। इसमें से कौन सा हमारा यहाँ पर कंप्लायंस इशू होगा। पहला, द कंपनी एक्सीड इज सेल्स टारगेट फॉर द क्वार्टर। यानी कि कंपनी थी, उसका क्वार्टर का एक सेल्स टारगेट था, मान के चलो 50 लाख सेल्स, ठीक है, 50 लाख, और उसने उसको एक्सीड कर दिया। तो क्या ये एक कंप्लायंस इशू है? बिल्कुल नहीं है। उसके बाद ए बैंक एम्प्लॉय फेलिंग टू वेरीफाई कस्टमर आइडेंटिफिकेशन बिफोर प्रोसेसिंग अ ट्रांजेक्शन। यानी कि कस्टमर बैंक के स्टाफ के पास आता है, ठीक है, तो जो बैंक का स्टाफ है, जो एम्प्लॉय है, वो कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन को वेरीफाई नहीं कर पाता और ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर देता है। तो क्या ये कंप्लायंस इशू है? बिल्कुल ये कंप्लायंस इशू होता है। उसके बाद एक कस्टमर रिसीविंग एक्सीलेंट सर्विसेज एट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कस्टमर को बहुत अच्छी सर्विसेज मिली है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे, तो ये भी हमारा यहाँ पर कंप्लायंस इशू नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। उसके बाद एन इन्वेस्टमेंट फॉर्म डेवलपिंग अ न्यू एंड इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट। यानी कि इन्वेस्टमेंट फॉर्म ने एक अच्छा फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो है, इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो ये भी हमारा कंप्लायंस इशू नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा यहाँ पर एग्जांपल है कंप्लायंस इशू का। डैश रेफर्स टू द पोटेंशियल फॉर फाइनेंशियल लॉस, legal penalties, reputational damage arising from the failure to comply with laws, regulation, industry standards और internal policies and procedures। ठीक है। सिंपल भाषा में कहूँ तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन
लॉस को फॉलो नहीं करती, रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करती, तो उसकी वजह से बैंक को जो फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं, लीगल पेनल्टीज पास हो सकती हैं, रेपुटेशनल डैमेज हो सकती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन कंप्लाइंस एसेट, रेगुलेटरी लाइबिलिटी, कंप्लाइंस रिस्क या फिर लीगल एक्सपोजर। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। कंप्लाइंस रिस्क पोटेंशियल लॉस है, लीगल पेनल्टीज है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ सकती है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ना करने की वजह से। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? कंप्लाइंस रिस्क इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following factor is not considered when identifying the level of compliance risk in specific business line? ठीक है, तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि किसी भी बिजनेस लाइन के अंदर, जैसे रिटेल बैंकिंग ही हो गया, उसके अंदर जो कंप्लायंस रिस्क है उसका लेवल कितना है, यानी कि जो हमारा बैंक है वो रिटेल बैंकिंग के अंदर कितना हमारा कंप्लायंस रिस्क को फेस कर रहा है, उसको अगर हमें डिटरमाइन करना हो तो इसमें से कौन सा फैक्टर हम कंसीडर नहीं करते? ऑप्शन है रेगुलेटरी फोकस ऑन द एक्टिविटी, customer satisfaction with the product and services, materiality of bank exposure to the risk और control measure in place to mitigate the risk। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है कि कस्टमर ने अपने प्रोडक्ट और सर्विस को यूज करके कितना सेटिस्फेक्शन गेन किया है, वो यहाँ पर फैक्टर नहीं है जिसको हम कंसीडर करते हैं। बाकी ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, ए बी और डी, सॉरी ए सी और डी, जो कि डिटरमाइन करेंगे कि जो बिजनेस लाइन है उसके अंदर कंप्लाइंस रिस्क का लेवल क्या है। कैसे डिटरमाइन करते हैं उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेटरी फोकस ऑन द एक्टिविटी, यानी कि हम बिजनेस के अंदर जो हमारी बिजनेस लाइन है जैसे कि रिटेल बैंकिंग है, उसके ऊपर हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसका फोकस कितना है। जैसे कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो कि ज्यादा रिस्की होती है, तो उसके ऊपर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनका फोकस ज्यादा होता है, वो ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। और कुछ एक्टिविटीज होती है जो कोई कम रिस्की होती है, तो वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो कम होते हैं। तो रेगुलेटरी फोकस क्या है आपके बिजनेस लेवल के ऊपर, उससे कंप्लायंस रिस्क जो है उसका लेवल डिसाइड होता है। अगर रेगुलेटरी फोकस ज्यादा है तो कंप्लायंस रिस्क भी ज्यादा होगा, अगर रेगुलेटरी फोकस कम है तो कंप्लायंस रिस्क कम होगा। उसके बाद कस्टमर, ये तो है नहीं, उसके बाद मेटिलिटी ऑफ द बैंक एक्सपोजर टू द रिस्क, यानी कि जो कंप्लायंस रिस्क है उसके लिए बैंक की क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि अगर वो कंप्लायंस रिस्क अराइज हो जाएगा तो उससे बैंक के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, रेपुटेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है तो ऑब्वियस सी बात है कंप्लायंस रिस्क ज्यादा होगा, और अगर कम इंपॉर्टेंस रखता है तो कम होगा। उसके बाद कंट्रोल मेजर इन प्लेस टू मिटिगेट रिस्क, यानी कि जो बैंक ने मेजर्स यूज किए हैं इस रिस्क को, कंप्लायंस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। देखो, अगर कंट्रोल मेजर्स अच्छे होंगे तो रिस्क को हम प्रॉपर्ली मिटिगेट कर पाएंगे, तो कंप्लायंस रिस्क कम होगा। अगर कंट्रोल मेजर्स अच्छे नहीं है तो जो रिस्क है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की एलिमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस क्या है इसका मतलब समझो। ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसका यूज करके हमारी जो बैंक्स है वो अपने कस्टमर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते हैं, ताकि वो उसके उस इंफॉर्मेशन के बेस पर ये जान पाए कि ये जो कस्टमर है, ठीक है, अगर इसके साथ बैंक डील करता है तो बैंक को कौन कौन से रिस्क यहाँ पर जो है वो फेस करने पड़ेंगे। क्लियर है आपको? तो ये एक जरिया होता है जिससे कस्टमर को अच्छे तरीके से जो बैंक है वो आइडेंटिफाई करता है, और उससे जुड़े जो भी रिस्क है उनको भी आइडेंटिफाई जो है वो करता है, ताकि उसको प्रॉपरली मैनेज जो है वो किया जा सके। ठीक है, अब एक ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसके अंदर कुछ एलिमेंट होने जरूरी है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा एलिमेंट स्ट्रॉन्ग ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस का एलिमेंट नहीं होता। पहला, असाइनिंग सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर कंप्लायंस एफर्ट, तो बिल्कुल ये एलिमेंट होता है। तो हमें इंश्योर करना है कि कंप्लायंस करने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल हो, जैसे कि हमारे पास कंप्लायंस स्टाफ यहाँ पर अवेलेबल हो, क्योंकि उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। साथ के साथ फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी अवेलेबल हो, ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, तो रिसोर्सेज अच्छे होने चाहिए ताकि हम कंप्लायंस एफर्ट्स लगा सकें। उसके बाद फोकसिंग सोली ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्विस, यानी कि जो कस्टमर को मतलब कस्टमर कितना सेटिस्फाई हुआ है उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने के लिए जो सर्विस है उसके ऊपर हमें सिर्फ फोकस करना है। या फिर इम्प्लीमेंटिंग अ प्रोएक्टिव कल्चर फॉर कंप्लायंस, तो ये वाला हमारा नहीं है, पर ये वाला हमारा इंक्लूड होता है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है। प्रोएक्टिव कल्चर का मतलब एक ऐसा कल्चर हमें इस्टेब्लिश करना है जिसके अंदर जो भी रिस्क है, कंप्लायंस रिस्क है, उसे हमें प्रिवेंट करना है। कैसे प्रिवेंट करना है? तो जल्दी से जल्दी, मतलब कि जो अर्ली सिग्नल्स है उससे हमें डिटेक्ट कर लेना है कि कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, और उस रिस्क को मैनेज जो है वो प्रॉपर तरीके से करना है। उसके बाद रेगुलेटरी मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग कंप्लायंस सिस्टम, तो जो हमारा कंप्लायंस सिस्टम है उसको रेगुलरली बेसिस पे मॉनिटर करते रहना है, ऑडिटिंग करते रहना है।
ताकि हमें पता लग सके जो कंप्लायंस सिस्टम है वो सही तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं है, वो इफेक्टिव है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो स्ट्रॉन्ग ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस का ये हमारा एलिमेंट नहीं होता, बाकी ये तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न एसोसिएटेड बाय क्रेडिट रिस्क इन बैंकिंग, ठीक है। तो जो क्रेडिट रिस्क होता है बैंकिंग के अंदर, उसका प्राइमरी कंसर्न क्या होता है। तो पहले क्रेडिट रिस्क समझ लेते हैं। तो क्रेडिट रिस्क क्या होता है। तो जनरली देखो, हमारा जो बैंक है उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करना, ठीक है। जब भी वो लोन एंड एडवांसेस प्रोवाइड करता है, तो वो एक यहाँ पर रिस्क बियर करता है। क्या रिस्क बियर करता है कि जो बॉर्बर है वो हो सकता है टाइम आने पर बैंक का पैसा वापस ना करे, यानी कि डिफॉल्ट कर दे और बैंक का पैसा डूब जाए और बैंक को लॉस हो जाए। तो ये जो रिस्क फेस करा है ना बैंक लोन एंड एडवांसेस को प्रोवाइड करते वक्त, यही हमारा क्या कहलाता है, क्रेडिट रिस्क जो है वो कहलाता है। इसका प्राइमरी कंसर्न होता है कि क्रेडिट रिस्क की वजह से हमें पोटेंशियल लॉस कितना हो सकता है, यानी कि अगर हमारा जो बॉर्वर है वो डिफॉल्ट करेगा तो उसकी वजह से बैंक को कितना लॉस जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो बहुत ईजी है हमारा। तो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि कस्टमर अगर डिफॉल्ट करता है लोन के ऊपर तो उससे पोटेंशियल कितना लॉसेस हमें हो सकता है, वो प्राइमरी कंसर्न होता है क्रेडिट रिस्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डज द बैंक असेसेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ इट्स कस्टमर, ठीक है। तो क्रेडिट वर्दीनेस क्या है ये पहले समझ लो। देखो, क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब है कि जो बॉर्वर है उसके कितने चांसेस है कि वो लोन का पैसा वापस कर देगा और कितने चांसेस हैं कि वो लोन का पैसा वापस नहीं करेगा, ठीक है। जनरली देखो, अगर मान के चलो किसी पर्सन का जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो 10% है, तो 90% चांसेस है कि वो डिफॉल्ट करेगा, 10% चांसेस है कि वो पैसा वापस कर देगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो बैंक है वो लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो क्रेडिट वर्दीनेस एक जरिया होता है जिससे हम क्रेडिट रिस्क को प्रॉपर्ली जो है वो मैनेज कर पाते हैं। अब ये क्रेडिट वर्दीनेस कैसे चेक की जाती है। तो जो हमारा पर्सन है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी जाती है। अगर कोई कंपनी है, उसकी जो पेमेंट हिस्ट्री है कि पहले कब किस किस से लोन लिया था, कब रीपेमेंट किया था, वो सारी चीजें स्टडी जो है वो की जाती है, ठीक है। तो कैसे एक बैंक यहाँ पर क्रेडिट वर्दिनेस को चेक करता है, थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्विस, ठीक है। तो ये तो गलत है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन से थोड़ी पता लगेगा कि क्रेडिट वर्दिनेस क्या है। उसके बाद यूजिंग क्रेडिट रेटिंग सिस्टम एंड सेल्फ असेसमेंट टूल, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। कैसे करेक्ट आंसर रहेगा। तो हमारे जो बैंक है वो डिफरेंट डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग सिस्टम का यहाँ पर यूज करती है। क्रेडिट रेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू हमारा जो कोई भी कंपनी होती है या फिर कोई भी इंडिविजुअल होता है, उसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसकी जैसे पेमेंट हिस्ट्री क्या रही है, ठीक है, उसके बेस पर उसको एक स्कोर, एक रेटिंग यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अगर कोई कंपनी है, उसकी फाइनेंशियल हिस्ट्री बहुत अच्छी है, उसने जिस जिससे लोन लिया था उसको टाइम पर वापस कर दिया था, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है, तो इसको जो रेटिंग प्रोवाइड की जाएगी वो हाई प्रोवाइड की जाएगी। और जैसे ही बैंक ये रेटिंग देगा तो बैंक को श्योरिटी मिल जाएगी कि ये कंपनी अच्छी है, और वो उसको लोन जो है वो दे देगा। साथ के साथ बैंक कुछ सेल्फ असेसमेंट टूल का भी यूज करता है, यानी कि खुद से भी असेस करता है कि ये जो पर्सन है इसकी क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो कैसी रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा था, बाय प्रायोरिटाइजिंग मार्केट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, यानी कि मार्केट रिस्क को मैनेज कर लेंगे हम, अगर उसकी जो स्ट्रेटजी है उसको प्रायोरिटी देंगे तब हम मैनेज कर पाएंगे, तो ये गलत है। उसके बाद बेस्ड ओनली ऑन टाइप ऑफ लोन रिक्वेस्टेड, तो ये भी हमारा गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट मार्केट रिस्क फॉर द बैंक, यानी कि किन फैक्टर की वजह से बैंक को मार्केट रिस्क जो है वो फेस करना पड़ता है। तो मार्केट रिस्क है क्या, उसका मतलब समझो, ठीक है। तो देखो, मार्केट में जो भी फ्लक्चुएशन आती है, ठीक है, और उसकी वजह से जो भी लॉसेस हो सकते हैं, वो हमारा मार्केट रिस्क जो है वो कहलाता है। जैसे आपको पता ही होगा, मार्केट के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो कभी ज्यादा हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है, इसकी वजह से बैंक को लॉस होता है, क्योंकि बैंक जो है वो कई सारी मार्केट में जो है इन्वेस्ट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल दो, मनी मार्केट, मनी मार्केट में भी यहाँ पर बैंक इन्वेस्ट करता है, कैपिटल मार्केट में भी यहाँ पर इन्वेस्ट करता है। अगर इंटरेस्ट रेट में चेंज आएगा तो उसकी वजह से हमारी जो बैंक है उसके जो इन्वेस्टमेंट्स होगी उसकी वैल्यू में चेंज आएगा, बैंक को जो रिटर्न मिलती है उसमें चेंज आएगा, जिससे चांसेस है कि बैंक को यहाँ पर लॉस जो है वो हो सके। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट रिस्क को अराइज करते हैं। पहला, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल डिसाइड नहीं करेगा कि बैंक कितना मार्केट रिस्क फेस करेगा। उसके बाद बैंक क्रेडिट रेटिंग सिस्टम इफेक्टिवनेस, यानी कि बैंक का जो क्रेडिट रेटिंग सिस्टम है वो कितना इफेक्टिव है, तो ये भी नहीं है, क्योंकि ये यूज किया जाएगा क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने में। क्रेडिट रिस्क को
डिटरमाइन करने में। उसके बाद नंबर ऑफ लोन एप्लीकेशन रिसीव, यानी कि कितने लोन यहाँ पर मिले, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट, यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है मार्केट में, एक्सचेंज रेट है इंटरनेशनल मार्केट में, उसमें जो फ्लक्चुएशन आती है, तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो फैक्टर है वो कंट्रीब्यूट करते हैं मार्केट रिस्क में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डज द बैंक मैनेज मार्केट रिस्क एक्सपोजर। तो मार्केट रिस्क जो होता है उसको बैंक कैसे मैनेज करता है। ऑप्शन है, बाय सोलली फोकस ऑन क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करके वो मार्केट रिस्क को मैनेज कर लेता है। या फिर बाय ऑफरिंग मोर कस्टमर फ्रेंडली सर्विसेज, ठीक है, या बाय प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ असेसमेंट फॉर क्रेडिट रिस्क, या फिर थ्रू लिमिट्स ऑन रिस्क एंड पोटेंशियल लॉसेस सेट बाय बोर्ड। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वो क्या करता है, यहाँ पर कितना टोटल मार्केट रिस्क लिया जाएगा बैंक के द्वारा, उसकी एक लिमिट यहाँ पर फिक्स कर देती है। साथ के साथ लॉसेस कितने फेस कर सकता है बैंक, मैक्सिमम कितना लॉस जो है वो बियर कर सकता है, उसकी भी लिमिट यहाँ पर फिक्स कर दी जाती है। और इसके अंदर रहकर ही एक बैंक यहाँ पर रिस्क लेता है, इन्वेस्टमेंट करता है, जिससे जो हमारा मार्केट रिस्क है वो प्रॉपरली मैनेज जो है वो हो जाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज द प्रोसेस ऑफ assessing the level of compliance of regulatory directive impacting the banks and मेजर कंप्लायंस रिस्क फेस्ड बाय बैंक, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट। कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे एक बैंक ये पता लगाता है कि जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो रेगुलेटरी डायरेक्टिव को कितने अच्छे तरीके से जो है वो फॉलो कर रही है और उसका बैंक के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सिंपल भाषा में कहूँ तो एक बैंक के अंदर, ठीक है, रेगुलेटरी रूल्स एंड रेगुलेशंस को, प्रोविजंस को कितने अच्छे तरीके से फॉलो किया जा रहा है, उसका लेवल क्या है, उसको जब हम पता लगाते हैं तो वो हमारा कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट जो है वो कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर एक यहाँ पर इंस्पेक्शन की, जिससे पता लगाया गया कि जो रेगुलेटरी डायरेक्टिव्स है उसको बैंक यहाँ पर 50% ही यहाँ पर फॉलो करे, तो हमें एक लेवल पता लग गया कि 50% ही रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है और 50% फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो ये हमारा कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट जो है वो कहलाता है। साथ के साथ ये जो कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट है, इससे हमें ये भी पता लगता है कि एक बैंक यहाँ पर कौन कौन से कंप्लायंस रिस्क को फेस कर रहा है, क्योंकि जब हमें यही पता लग गया कि बैंक यहाँ पर किस लेवल पर रहकर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है और कितने रूल्स एंड रेगुलेशन को वॉयलेट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता लग जाएगा कि बैंक यहाँ पर कितना कंप्लायंस रिस्क जो है वो फेस कर रहा है। जनरली जो लेवल होता है उसको हम कंप्लायंस रिस्क स्कोर से कैलकुलेट करते हैं, यानी कि पहले हम असेस करेंगे कि जो बैंक है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को कितना फॉलो कर रहा है, फिर उसके बेस पर हम उसको एक स्कोर देते हैं। अगर हमारा जो कंप्लायंस रिस्क स्कोर है वो 7.1 से लेकर 10 तक आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंप्लायंस रिस्क लेवल है वो उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट यहाँ पर करने की जरूरत है। अगर ये 5.1 से लेकर 7 तक आता है तो इंप्रूवमेंट, नॉर्मल इंप्रूवमेंट। उसके बाद अगर 3.1 से लेकर 5 तक है तो वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है। और अगर 1 से लेकर 3 तक आ रहा है तो वेल कंट्रोल्ड है, यानी कि जो हमारा कंप्लायंस रिस्क लेवल है वो क्या है, काफी ज्यादा कंट्रोल में रखा गया है। ठीक है, सिंपल सा मतलब देखो, अगर आपका जो कंप्लायंस रिस्क स्कोर है 10 है, तो ज्यादा रिस्क आप फेस करें तो आपको अपने कंप्लायंस रिस्क लेवल को कंट्रोल करने की जरूरत है, उसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, based on the result of the compliance risk assessment, a plan may be prepared to mitigate the risk with actions। ठीक है, तो जब हम compliance risk assessment करते हैं तो हमें पता लगता है कि कहाँ कहाँ पे खामियां हैं और कहाँ कहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, तो कंप्लायंस रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं ताकि हम कंप्लायंस रिस्क को मिटिगेट कर सकें। ठीक है, इस प्लान के अंदर हमें कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं। वो एक्शंस कौन कौन से हैं, पहला देखो, कंडक्ट असेसमेंट ऑफ कंप्लायंस रिस्क एक्टिविटी वाइज एंड डेवलप अ रिस्क ओरिएंटेड एक्टिविटी प्लान। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो कंप्लायंस रिस्क है हर एक्टिविटी के अंदर, उसको असेस करना है कि हर एक्टिविटी के अंदर आप कितना कंप्लायंस रिस्क जो है वो फेस कर रहे हो। ठीक है, और उस कंप्लायंस रिस्क को मैनेज करने के लिए एक रिस्क ओरिएंटेड एक्टिविटी प्लान बनाना है और उसको हमारे जो एसीबी है या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उससे अप्रूव करवाना, तो बिल्कुल ये एक्शन होता है। उसके बाद रिपोर्ट प्रॉम्प्टली टू द बोर्ड, एसीबी, एमडी, सीईओ अबाउट मेजर चेंजेस ऑब्जर्वेशन रिलेटिंग टू कंप्लायंस रिस्क। अगर यहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्लायंस रिस्क से रिलेटेड कोई भी मेजर चेंज आता है, ऑब्जर्वेशन में चेंज आता है,
तो उसकी रिपोर्ट जो है बोर्ड, एसीबी, एमडी और सीईओ को देना ज़रूरी है। उसके बाद पीरियोडिकली रिपोर्ट कंप्लायंस फेलियर, ब्रीचेस टू बोर्ड, एसीबी एंड सर्कुलेट देम टू द कंसर्न्ड फंक्शनल हेड्स। तो पीरियोडिकली यहाँ पर एक जो भी कंप्लायंस फेलियर्स हुए हैं, ब्रीचेस हुए हैं, उनकी एक रिपोर्ट बनाकर बोर्ड और एसीबी को यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। साथ के साथ जो फंक्शनल हेड है, जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन की गई है, उनको भी इसकी रिपोर्ट यहाँ पर देनी है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो अगर हम रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये सारे एक्शन जो है वो लेने पड़ेंगे। पहले प्लान बनाएंगे, फिर सारे एक्शन जो है लिए जाएंगे प्लान के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखो क्या है, द सक्सेस ऑफ कंप्लायंस पॉलिसी नीड्स अ सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट टेस्टिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिसी एंड प्रोसीजर एक्टिविटीज, द एरियस एक्टिविटीज टू बी टेस्टेड है। ठीक है, तो एक सक्सेसफुल कंप्लायंस पॉलिसी वो होती है जिसको हम टेस्ट कर पाए। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक सक्सेसफुल कंप्लायंस पॉलिसी चाहती है तो उसे कंप्लायंस पॉलिसी, जो एग्जिस्टिंग कंप्लायंस पॉलिसी और प्रोसीजर एक्टिविटीज हैं, उनको टेस्ट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो टेस्टिंग सिस्टम है इसके अंदर हम कौन कौन से एरियाज और एक्टिविटीज को यहाँ पर टेस्ट करते हैं। तो पहला देखो क्या है, एडिक्वेसी ऑफ पॉलिसी एंड प्रोसीजर, यानी कि जो कंप्लायंस से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज बनाई गई हैं, जो प्रोसीजर है, वो एडिक्यूट है या फिर नहीं है, इससे हम कंप्लायंस रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मार्केट रिसर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कि जो मार्केट रिसर्च है, ठीक है, उसको हम टेस्ट करते हैं प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट से रिलेटेड। या फिर एडिक्वेसी ऑफ कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, तो हमारी जो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस है वो एडिक्वेट है या फिर नहीं है। एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ रहेगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि तीन जो चीजें हैं उसको हम टेस्ट करते हैं, पर सेकंड वाली जो है उसको हम टेस्ट नहीं करते, वो अलग चीज है, वो कंप्लायंस से रिलेटेड नहीं। इसके अलावा कुछ और अदर एक्टिविटीज भी होती हैं, जैसे कि एडिक्वेसी ऑफ हाई रिस्क कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो हाई रिस्क कस्टमर है उसको हम कितने अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन सस्पिशियस एक्टिविटी मॉनिटरिंग प्रोसेस, इन्वेस्टिगेशन कैसे कर पा रहे हैं, जो सस्पिशियस एक्टिविटी को मॉनिटर करने का जो प्रोसेस है वो कैसा है। बैंक रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कैसी है। कैश एक्टिविटीज और कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स को स्टडी करते हैं, वो एडिक्वेट है या फिर नहीं है। एटीएम ट्रांजेक्शन को ट्रैक करते हैं, और साथ के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको करेक्ट करने के लिए एक्शंस लेते हैं। ट्रैक ऑल एक्शनेबल इश्यूज, इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ करेक्टिव एक्शंस, यानी कि जो हमने करेक्टिव एक्शंस लिया है वो कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेयर एवर ब्रीचेस नॉन कंप्लायंस आर ऑब्जर्व द सेम शुड बी रिपोर्टेड इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट एज अप्रूव्ड बाय कंप्लायंस पॉलिसी एंड द सेम शुड बी सेंट। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पर ब्रीचेस को, नॉन कंप्लायंस को ऑब्जर्व कर दें तो हमें क्या करनी पड़ती है, उसकी एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, जो कि हमारी कंप्लायंस पॉलिसी के अंदर स्पेसिफाई किया होता है। और ये जो रिपोर्ट है वो हमें सेंड करनी पड़ती है। किसे सेंड करनी पड़ती है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला, कंप्लायंस डिपार्टमेंट एंड सेंट्रल ऑफिस फंक्शनल डिपार्टमेंट, रिस्पेक्टिव फंक्शनल डिपार्टमेंट, सीईओ ऑफिस फॉर रिव्यू, एचआर डिपार्टमेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन, रिस्पेक्टिव फंक्शनल डिपार्टमेंट, या फिर कंप्लायंस डिपार्टमेंट एज सेंट्रल ऑफिस विद अ कॉपी ऑफ एफजीएमओ एंड द रिस्पेक्टिव फंक्शनल डिपार्टमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो जो रिपोर्ट है वो सबसे पहले कंप्लायंस डिपार्टमेंट जो सेंट्रल लेवल पे काम कर रही है, सेंट्रल ऑफिस में काम कर रही है, उसको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद एक एक कॉपी जो है वो एफ एम जी एम ओ को, और जो रिस्पेक्टिव फंक्शनल डिपार्टमेंट है जहां पर कंप्लायंस ब्रीच देखने को मिला है उसको जो है वो दिया जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिट रिगार्डिंग कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस। ठीक है, तो हमारी जो कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस है, ठीक है, उसकी जब हम ऑडिटिंग करते हैं तो ऑडिटिंग के अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ऑडिटिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑडिटिंग का मतलब आपको पता ही है, चेक करना। कंप्लायंस ऑडिट के अंदर हम ये चेक करते हैं कि जो कंप्लायंस है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको प्रॉपर्ली फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो ऑडिट करते वक्त हमारी कुछ यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। सिंपल भाषा में कहूँ तो ऑडिटर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है, ताकि वो चेक कर पाए कि कंप्लायंस ठीक से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पहली, वेरीफाइंग दैट ऑल कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस हैव बीन मेट। ठीक है, इस चीज को वेरीफाई करना कि जो बैंक है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है वो उसकी जितनी भी कंप्लायंस ऑब्लिगेशन है उसको वो फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, उसके बाद इंश्योरिंग रिक्वायर्ड इंस्पेक्शन हैव बीन कंडक्टेड, तो चेक करने के लिए कि कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके लिए जो भी जरूरी इंस्पेक्शन है उसको हमने कंडक्ट करवाया है। रिपोर्टिंग एनी नॉन कंप्लायंस इशू, कोई भी नॉन कंप्लायंस इशू हुआ है तो उसे रिपोर्ट करना है। डेवलपिंग कंप्लायंस पॉलिसीज, तो जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन रहेगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा
ये तीनों इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है हमारे ऑडिटर की, जो कंप्लायंस ऑडिट करता है। पर ये चौथी जो है वो नहीं होती, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कंप्लायंस डिपार्टमेंट की होती है, कंप्लायंस पॉलिसी या फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होती है उनकी होती है कि एक प्रॉपर कंप्लायंस पॉलिसी जो है वो बनाए। ठीक है, ऑडिटिंग का काम सिर्फ चेक करना है, ना कि बनाना। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑडिट, इसमें से कौन सी हमारी ऑडिट की टाइप नहीं होती है। पहला देखो क्या है, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, कनकरेंट ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट या फिर मार्केट ऑडिट। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट के अंदर हम किसी भी बैंक की जो रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, ठीक है, उसको चेक करते हैं। यानी कि हम ये पता लगाते हैं कि कोई भी बैंक यहाँ पर कौन कौन से रिस्क फेस कर रहा है और उस रिस्क को वो कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो इस ऑडिटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं कि बैंक कौन कौन सा रिस्क फेस कर रहा है, उस रिस्क को मैनेज करने के लिए बैंक की कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, स्ट्रेटजीज हैं, और वो पॉलिसी इफेक्टिव है या फिर नहीं है, उस चीज को हम चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद कंकरेंट ऑडिट, ये एक ऐसा ऑडिट होता है जो कि कंटिन्यूअस बेसिस पे होता है। कंटिन्यूअस बेसिस का होने का मतलब है कि आप जैसे जैसे ट्रांजेक्शन करते रहते हो, वैसे वैसे हम ट्रांजेक्शन की चेकिंग करते रहते हैं। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट जो है पीरियोडिकल इंटरवल पे किया जाता है, पर ये साथ के साथ जो है वो होता रहता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट एक मैंडेटरी ऑडिट होता है जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हमें कंडक्ट करवाना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए जो हमारी कंपनीज है उसके लिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करवाना कंपलसरी है। ठीक है, वो हमारा रूल ही कहता है। तो वो हमारा जो ऑडिट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लोन रिव्यू मैकेनिज्म फॉर बैंक्स। ठीक है, तो जो लोन रिव्यू मैकेनिज्म होता है उसका क्या प्राइमरी पर्पस होता है बैंक के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले लोन रिव्यू मैकेनिज्म का मतलब समझो। लोन रिव्यू मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर एक बैंक अपने जो लोन्स हैं, इंडिविजुअल लोन्स हैं, उनको रिव्यू करता है और ये देखता है कि लोन के अंदर कितना क्रेडिट रिस्क जो है वो अवेलेबल है। यानी कि अगर ये लोन दिया जाता है तो बैंक कितना क्रेडिट रिस्क जो है वो बियर करेगा, ताकि उससे ये पता लगाया जा सके जो बैंक के जो लोन्स हैं उनकी क्वालिटी कैसी है। क्योंकि देखो, अगर क्रेडिट रिस्क कम है तो उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, अगर क्रेडिट रिस्क ज्यादा है तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो लोन रिव्यू मैकेनिज्म एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक बैंक अपने उसने जो भी लोन एंड एडवांसेस दिए हैं उससे जुड़ा जो क्रेडिट रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, उसको स्टडी करता है, एनालाइज करता है, और उसके बेस पर पता लगाता है कि बैंक ने जो लोन एंड एडवांसेस दिए उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी क्वालिटी के लोन है या फिर गंदी क्वालिटी के लोन यहाँ पर है। ठीक है, मतलब कि बैड क्वालिटी के लोन है। ठीक है, तो क्या प्राइमरी पर्पस होता है, तो मीनिंग आपको पता लग ही गया होगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आइडेंटिफाइंग क्रेडिट रिस्क इन द लोन पोर्टफोलियो, तो सबसे पहले लोन पोर्टफोलियो के अंदर जो क्रेडिट रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करना है, जिसके बेस पर हम आगे ये जो डिसीजन है वो ले पाते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लोन रिव्यू मैकेनिज्म, इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि लोन रिव्यू मैकेनिज्म के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती। पहला, इवैल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल लोन्स एंड मॉनिटरिंग रीपेमेंट रिस्क, बिल्कुल ये इंक्लूड किया जाता है। इस एक्टिविटी के अंदर जितने भी इंडिविजुअल लोन्स हैं उनको हम अच्छे तरीके से इवैल्यूएट करते हैं, इवैल्यूएशन उनकी करते हैं, जिसके लिए हम क्या करेंगे, जो बोरवर्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो बोरवर्स होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनकी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह है, जो पेमेंट हिस्ट्री है, उसको हम स्टडी करते हैं, जिसके बेस पर हम ये पता लगा पाए कि क्रेडिट रिस्क कितना होगा अगर हम इसके साथ डील करते हैं। साथ के साथ जो रीपेमेंट रिस्क है उसको भी हम मॉनिटर करते हैं। उसके बाद डिटर्मिनिंग कंप्लायंस विद लैंडिंग प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज। ठीक है, तो ये डिटरमाइन करना कि जो लैंडिंग प्रोसीजर्स है, पॉलिसी है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हो। यानी कि एक बैंक यहाँ पर जो भी क्रेडिट एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर रहा है, वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, वो यहाँ पर पता लगाना, डिटरमाइन करना। तो बिल्कुल ये लोन रिव्यू के अंदर इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद आइडेंटिफाइंग लैप्सेस इन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लोन, यानी कि लोन की जो डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, उसमें जो भी कमियां रह गई हैं, जो कि देखो, जब भी कोई लोन आता है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए ना, तो पर कई बार क्या होता है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है, तो वो जो लैप्सेस होते हैं उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना। उसके बाद रिव्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर अ न्यू प्रोडक्ट, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसको हम लोन रिव्यू मैकेनिज्म के अंदर इंक्लूड नहीं करते। बाकी ये तीन इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटीज है वो लोन रिव्यू मैकेनिज्म के अंदर इंक्लूड जो है वो की जाती है। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग क्रेडिट ऑडिट। ठीक है, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्रेडिट ऑडिट के रिगार्डिंग करेक्ट है। तो पहले क्रेडिट ऑडिट का मतलब समझो। क्रेडिट ऑडिट के अंदर हम बेसिकली हमारी बैंक की जो क्रेडिट एक्टिविटीज होती है उसको चेक करते हैं कि जो बैंक है वो अपनी क्रेडिट एक्टिविटीज को सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिंपल भाषा में कि एक बैंक जब क्रेडिट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ताकि
एक बैंक कितना रिस्क जो है वो फेस करेगा उसके बारे में पता लगाया जा सके, ठीक है। अब उसके रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। पहले देखो, इट इज एन एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन ऑफ कंपनीज क्रेडिट मैनेजमेंट प्रोसेस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, ठीक है। तो इसके अंदर हम सिंपली कंपनी के क्रेडिट मैनेजमेंट प्रोसेसेस पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को एग्जामिन करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि वो इफेक्टिव है या फिर नहीं है। उसके बाद इट इन्वॉल्व्स असेसिंग हाउ इफेक्टिवली ए कंपनी ग्रांट्स क्रेडिट, मैनेजेस क्रेडिट रिस्क और कलेक्ट आउटस्टैंडिंग डेट। तो इससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी बैंक जो है वो कितने अच्छे तरीके से क्रेडिट्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही साथ क्रेडिट रिस्क को मैनेज कर रहा है और अपने जो डेट्स है उनको कलेक्ट कर रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि देखो, क्रेडिट ऑडिट से हमें ओवरऑल जो क्रेडिट एक्टिविटीज है उसकी एफिशिएंसी का पता लग जाता है और ये सारी की सारी हमारी क्रेडिट एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड होती है। उसके बाद इट इंश्योर्स दैट कंपनीज क्रेडिट ऑपरेशंस आर फॉलोइंग इंटरनल पॉलिसीज, इंडस्ट्री रेगुलेशंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस। यानी कि ये भी इंश्योर करता है कि जो कंपनीज के क्रेडिट ऑपरेशंस हैं वो प्रॉपर इंटरनल पॉलिसीज, इंडस्ट्री रेगुलेशंस और बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो किए करके परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट। इसमें से कौन सा हमारा यहाँ पर फंक्शन नहीं होता क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट का। पहला देखो क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ क्रेडिट ऑडिट रिपोर्ट्स, ठीक है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इसके अंदर बेसिकली करता क्या है क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट, तो जब भी उसने ऑडिटिंग की थी, ठीक है, तो उसको जो भी यहाँ पर रिजल्ट मिले थे, जो भी उसने फाइंडिंग्स की थी, ठीक है, उसको वो पहले तो कलेक्ट करता है, ठीक है, उसकी एक रिपोर्ट बनाता है, फिर उसको जो रिलेटेड पार्टीज होती है उनको कम्युनिकेट भी करता है ताकि उसके ऊपर एक्शन जो है वो लिया जा सके। जैसे एग्जांपल ले, अगर हमारा एचआर डिपार्टमेंट है उसकी और मतलब कि हमारा जो रिटेल बैंकिंग का डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसकी ऑडिटिंग की, फाइंडिंग हुई, यहाँ पर कुछ खामियां नजर आई, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इसकी रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट पहले तो कलेक्ट किया, फिर रिपोर्ट बनाएंगे, फिर इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो रिटेल बैंकिंग डिपार्टमेंट को भी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो इसके ऊपर एक्शन जो है वो ले सके। उसके बाद एनालाइजिंग क्रेडिट ऑडिट फाइंडिंग्स, तो जो क्रेडिट ऑडिट करते समय हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं, जो फाइंडिंग्स मिलते हैं, उसको एनालाइज करना यानी कि एग्जामिन करना और उससे रिजल्ट फाइंड आउट करना कि हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो सही तरीके से है कि नहीं, जो पॉलिसीज हैं वो इफेक्टिव है या फिर नहीं है। साथ ही साथ फॉलोइंग अप कंट्रोलिंग अथॉरिटीज, तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट है उसको कंट्रोलिंग अथॉरिटीज यानी कि जो रेगुलेटरिंग अथॉरिटीज होती है या अदर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज होती है उसके साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है, उसके साथ कोलैबोरेशन करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना पड़ता है। यानी कि जो भी उनको फाइंडिंग्स मिली है उन फाइंडिंग्स को जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी प्रोवाइड करना जरूरी होता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। यानी कि ये तीनों इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट के। और क्वेश्चन कह रहा था इसमें से कौन सा हमारा फंक्शन नहीं होता है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आज का जो टॉपिक था वो ओवर होता है। तो अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स से मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स से मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा ताकि मुझे भी पता लग सके कि आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में ईबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि हम इस एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।